नमस्कार। राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज पर। चर्चा चल रही थी क्लास 8वीं की एनसीईआरटी के ऊपर, जिसमें अपन ने क्लास 6ठी तक के अध्यायों का वर्णन कर लिया है। अब आज से जो अपना वर्णन, अपनी क्लास शुरू होगी, वो क्लास 8वीं का जो 7वां अध्याय है उसका अपन दूसरा भाग पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने इस पर पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है। नए नए हैं अभी तक ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, शुरुआत कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है क्लास की, उससे संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन धीरे धीरे करत करत अभ्यास केर जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत तेर सिल पर प्रत निशान। धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। अपने जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी अच्छी चल रही है, एनसीईआरटी की क्लास है वो भी अच्छी चल रही है। आप सब अपनी क्लास को अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, और एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक अपनी क्लास पहुंच सके और वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। थोड़े दिन पहले ही जो पेपर हुए थे उनमें शायद वन विभाग का पेपर था एक, तो उसमें ज्यादातर जो प्रश्न कहते हैं कि पूछे गए थे जीके से संबंधित, वो अपनी जो एनसीईआरटी की किताबें थी उनमें से पूछे गए थे। और अपना सौभाग्य कि अपन हमेशा एक क्लास के माध्यम से चर्चा करते हैं एनसीईआरटी पर। अपने पास में दो ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें मैं एनसीईआरटी की ये किताबें ले लूं या फिर मैं करंट अफेयर्स ले लूं, दोनों का अपना अपना महती योगदान सिलेक्शन में रहता है। क्योंकि जब कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए, उस कार्य को सफल करने के लिए एक तो अपनी मेहनत चाहिए, उस कार्य के प्रति निष्ठा चाहिए, और दूसरी एक चीज और चाहिए कि अपने पास उस काम को सफल बनाने के लिए कौन कौन से औजार हैं। अगर मैं किसी पेड़ को काटने बैठ जाऊं और मेरे पास में जो हथियार है वो धारदार नहीं है, कुल्हाड़ी हो या कुछ भी हो, तो मुझे उसे काटने में ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर इसी जगह मेरे पास में धारदार हथियार हो तो मैं उसे थोड़े ही वारों में काट सकता हूं। तो अपने लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हथियार का काम करती है किताबें। आपके पास में कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये रखते हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं तो अपने जो तेज कुल्हाड़ी का काम करती है वो एनसीईआरटी की किताबें करती है। जितनी ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी की किताबें पढ़ोगे, आपके कॉन्सेप्ट भी उतने अच्छे क्लियर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ में आप सफलता की जो सीढ़ी है उसके बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। चलो शुरू करते हैं आज अपना 7वां अध्याय। 7वें अध्याय का दूसरा पार्ट है, लेकिन थोड़ी पहले रिवीजन कर लेते हैं। देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। अब जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, तब उनके दिमाग में एक चीज आई कि जो देसी जनता है उसको सभ्य कैसे बनाएं। विभिन्न प्रकार की जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो इनके लिए फायदेमंद नहीं है, उनसे इनको अलग कैसे करें। यह एक प्रॉब्लम आ गई अंग्रेजों के सामने। तो इन्होंने चाहा कि हम देसी जनता को अगर सभ्य बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा। अब शिक्षित करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तर्क दिए। कईयों ने तो कहा कि भारतीय लोग हैं, इनको जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान दो, इनकी जो यहाँ की स्थानीय शिक्षा है उसका ज्ञान दो। लेकिन उसके विरोध में, जैसे कि अपन ने पढ़ा था जेम्स मील, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो आप। भारत का जो ज्ञान है, भारतीय जो पुरानी किताबें हैं, उनमें तो कई ऐसा ज्ञान है जो कोई, जिसका कोई तर्क ही नहीं है।
वो जनता के कोई काम आने वाला ही नहीं है, उसमें कोई विज्ञान नाम की चीज नहीं है, तो ये लोग अपना विकास कैसे कर पाएंगे? इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा जो पश्चिमी देशों का ज्ञान है, अपने यूरोप का ज्ञान है, प्रौद्योगिकी का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, वो ज्ञान इनको उपलब्ध करवाओ ताकि ये अपना विकास कर सके और राष्ट्र को भी विकसित कर सके। इस प्रकार के तर्क दिए जाने लगे। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। अब एक अपने पढ़ी थी प्राच्यवाद की परंपरा, जिसमें प्रमुख कौन थे? 1783 में जो विलियम जोन्स आए थे ना, विलियम जोन्स, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? भाषाओं को सीखते थे और जो भारतीय संस्कृति थी उसका वो ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। अब वो जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान ग्रहण कर रहे थे, तो जोन्स ने सोचा, जो जोन्स और कोलब्रुक, ये दोनों व्यक्ति थे, जोन्स और कोलब्रुक, इनका मत ये था कि भारतीय लोगों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाए। उन्होंने इसके पीछे कई तर्क प्रस्तुत किए। इन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझ सकता है और इन्हीं रचनाओं को पुण्य अध्ययन से ही भारत के भावी विकास आधार पैदा हो सकता है। जो हिंदू और मुस्लिम की विभिन्न रचनाएं हैं, इनको ही वापस इनको पढ़ाओ, क्योंकि खूब ज्ञान छिपा है भारतीय संस्कृति में। आप इन लोगों को वापस यही ज्ञान प्रदान करो। इससे फायदा क्या होगा? एक तो ये लोग समझेंगे कि ये हमारा धर्म है, वो भ्रष्ट करवाने की नहीं सोच रहे हैं, ये हमारे ही धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? अपना सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे। तो इन्होंने एक तो यह विचारधारा प्रस्तुत की, जिसमें जोन्स और कोलब्रुक प्रमुख थे। उनके बाद में जब इन्होंने ये सब चीजें प्रस्तुत की कि हिंदुओं और मुसलमानों को उनका ज्ञान दे, तो इसके तहत 1781 ईस्वी में, कब? 1781 ईस्वी में अरबी फारसी इस्लामिक कानून को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। जो इनकी जो प्राच्यवादी परंपरा थी, जो कहते थे कि इनको यहीं का ज्ञान दो, उसके तहत 1781 में क्या खोला गया? मदरसा। इसके बाद में 1791 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देखिए, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। लेकिन कंपनी के सारे अफसर थे वो इस मत से सहमत नहीं थे। कई मानते थे कि नहीं, उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनको जो प्राच्यवादी परंपरा है उसका ज्ञान मत दो। अब वो क्या कहते थे? वो मानते थे कि पूर्व की जघन्य गलतियां। उन्होंने कहा कि जो पूर्व का ज्ञान है, इनका जो यहाँ का साहित्य है, इनकी जो संस्कृत भाषा है, उसमें कई प्रकार की गलती हैं, वो वैज्ञानिक तर्कों पर खरा ही नहीं उतरता। तो इन लोगों को वापस आप रूढ़िवादी परंपराओं से क्यों जोड़ रहे हो? जिसमें प्रमुख कौन थे? जेम्स मिल। प्रमुख कौन थे? जेम्स मिल। उसके बाद में एक व्यक्ति और आ गए, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये भी विरोध करने लगे। मैकाले क्या कहते थे? मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश के साहित्य के बराबर है। उन्होंने कहा कि अगर हम यूरोप का एक पुस्तकालय है ना, अगर उसका एक खाना पुस्तक है, मतलब कोई एक खांचा है, उसकी पुस्तकें भी भारत के लोगों को और एशिया को लाकर दे देना, तो इनके लिए खूब है। ये पूरे यहाँ के साहित्य के बराबर है वहां का एक खांचा। वहां पर इतना ज्ञान है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी जान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो कहते थे कि आप प्राच्यवादी परंपरा पर, प्राच्यवादी ज्ञान पर खर्चा मत करो, इनको नई शिक्षा दो। फिर धीरे धीरे जब इन्होंने, मैकाले ने अलग अलग प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए, तो जो मैकाले का विवरण था उसके आधार पर 1835 का अंग्रेज का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। 1835 में क्या किया? अंग्रेजों ने शिक्षा अधिनियम पारित किया और यह फैसला लिया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का, अंग्रेजी को, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी भाषा है उसको उच्च शिक्षा का माध्यम बनाओ। और जो भी ये बनारस, कलकत्ता में मदरसा खोला गया था, बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया था, इनको इन्होंने अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी। किसको? जो अपने मदरसे थे, संस्कृत पाठशाला थी, कॉलेज थे, उनको कहा कि ये अपने आप शरण में चले जाएंगे, मतलब अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। फिर व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। अब उस समय कंपनी के जो नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष थे वो चार्ल्स वुड थे। तो इस संदेश का नाम पड़ गया वुड का नीति पत्र। क्या पड़ गया? वुड का नीति पत्र। इस दस्तावेज में क्या कहा गया? इस दस्तावेज में भारत में कौन सी शिक्षा लागू करनी है उसके बारे में स्पष्ट, हर बात स्पष्ट करके बार बार दोहराया गया था कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त हो गए हैं। जो वुड का डिस्पैच था, वुड का नीति पत्र था, वुड कौन थे? उस समय कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि कौन कौन से फायदे हो जाएंगे अगर हम भारत में कौन सी अंग्रेजी शिक्षा, अपने वहां की शिक्षा लागू करें। तो इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। ये भी अपन ने पढ़ लिया था। यदि उन्होंने यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अगर अपन इनको यूरोप के ज्ञान के बारे में, यूरोप की संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे तो इनकी रुचि पैदा होगी और धीरे धीरे अपने जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं ये उनको मंगाना शुरू करेंगे और उनका उपयोग करना शुरू करेंगे। अब आगे कि वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। किसके? भारत का जो नैतिक चरित्र है लोगों का, नैतिक मतलब सोचना समझना, किससे कैसे बोलना है, बैठना उठना, ये सभी अपने नैतिक चरित्र के अंतर्गत आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे भारतीयों का जो नैतिक चरित्र है उसमें भी क्या आएगा? उत्थान होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। इन्होंने कहा कि अगर अपन इनको अपना यूरोपीय शिक्षा प्रदान करें तो एक तो ये झूठ बोलना बंद कर देंगे और ईमानदार बन जाएंगे। अब जब ये ईमानदार बन जाएंगे तो ये अपने कर्मचारी है वो अपने काम आएंगे, कंपनी के लिए काम आएंगे। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था। उन्होंने कहा कि यह भारतीय ज्ञान है, ये विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से भरा पड़ा है। इससे न तो लोगों में काम के प्रति दायित्व का भाव पैदा होता है, ना समर्पण का भाव पैदा होता है और न ही कोई शासन चलाने के लिए इनमें कोई गुण विकसित हो पाता है इस भारतीय ज्ञान से। 1854 का जो वुड नीति पत्र था उसके बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विभिन्न स्थानों पर जो सरकारी शिक्षा विभाग था उनका गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी जितने मामले हैं उन पर नियंत्रण स्थापित कर सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली के सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे। अंग्रेज थे वो भारत में जो स्कूली शिक्षा प्रणाली थी उसमें परिवर्तन करने के लिए, जब अपन ने पढ़ा था कि 1857 में मेरठ और दिल्ली में विद्रोह चल रहे थे ना, उस समय अंग्रेज कलकत्ता में, मद्रास यानी कि चेन्नई में, बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे थे। कौन? अंग्रेज। यूरोपीय ज्ञान भारतीयों को क्यों देना चाहिए उसके पक्ष में एक और बात है कि 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों को निर्णायक विजय का संकेत था। अब 1854 में जब वुड का नीति पत्र आया तो यह तो पक्का पता चल गया कि भारतीय लोगों को जो भारतीय संस्कृति है उसका ज्ञान नहीं दिया जाएगा, उनको यूरोपीय ज्ञान दिया जाएगा। उसमें यह कहा गया कि हम जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि अगर हम भारत में यूरोपीय शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि यूरोप की जितनी भी श्रेष्ठ कला है, यूरोप की जितनी भी श्रेष्ठ सेवा है, जितने भी दर्शन है और साहित्य है, उन सब का प्रसार हम कहां करना चाहते हैं? भारत में करना चाहते हैं। ये 19वीं सदी में अगर बता दूं तो ये बंबई में विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। इस प्रकार वुड का जो नीति पत्र था 1954 में, उसके बाद में ये तो पक्का हो गया कि अब शिक्षा कौन सी दी जाएगी? अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी। अगला, नैतिक शिक्षा की मांग।
19वीं सदी में भारत में सक्रिय जो ईसाई प्रचारक थे, उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। अब जो ईसाई थे वो अपनी नई गाथा गानी शुरू कर दी। उन्होंने क्या कहा कि अगर भारत में जो व्यवहारिक शिक्षा दी जा रही है, उन्होंने घोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि यहां के लोगों के नैतिक चरित्र में अगर सुधार लाना है तो वो अपन ईसाई शिक्षा के जरिए ही ला सकते हैं, यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से नहीं ला सकते हैं। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। 1813 तक तो जो अपन ने पढ़ा था कि प्रचारक थे वो विभिन्न स्थानों पर घूमते थे और ईसाई जो अपने ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो 1813 तक तो कंपनी को डर था, अगर यार ये प्रचार कर दिया और जनता जागरूक हो गई तो हमारे ये विरोध में खड़ी हो जाएगी। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुरा में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। अब कंपनी ने कहा कि अगर ये प्रचारक अपनी संस्थाएं खोलना चाहते हैं तो अंग्रेज तो इनको खोलने नहीं देते। अंग्रेजों को डर था कि यार ये तो हमें भगा देंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे तो विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो जो कंपनी का भूभाग था वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो प्रचारकों को कोई संस्था खोलने नहीं दिया। इसलिए धीरे धीरे बाद में इन्होंने श्रीरामपुरा में अपना एक मिशन खोला और यह इलाका किसके अधीन था? जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके नियंत्रण में आता था। 1800 में इन्होंने एक छापाखाना लगाया और 1818 में एक कॉलेज भी खोला। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। अब धीरे धीरे पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन जब 1857 के बाद में जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो ये प्रचारक शिक्षा थी उसको सहायता देने में आनाकानी करने लगी, मतलब मना करने लगी कि हम सहायता नहीं देंगे। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। अंग्रेजों को 1857 की क्रांति से यह तो सबक मिल गया कि कुछ भी हो जाए, भारतीय लोगों की जो इनकी अपनी जो व्यवहार है, इनके जो मूल्य मान्यताएं, इनके जो धार्मिक विचार है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। अगर अपन ने छेड़छाड़ की तो ये अपन को कूट कूट के मारेंगे। तो ये तो एक चीज उन्होंने देख ली थी। अब ये देखिए, स्कॉटलैंड के जो ईसाई प्रचारक थे विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी, ये विलियम केरे हैं। इन्होंने जो श्रीरामपुर में मिशन स्थापित किया गया था उसमें इन्होंने मदद की थी। ये देखिए, कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज था। यह ईसाई प्रचारकों के द्वारा खोला गया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। तो याद रखना, कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुरा कॉलेज है ये। अब अलग अलग कॉलेज खोले गए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। तो क्या उस समय भारत में छोटे छोटे भी और स्कूलें थी? तो पढ़ते हैं कि जो स्थानीय पाठशालाएं थी उनका क्या हुआ? क्या अंग्रेजों ने उनको बंद करवा दिया या उनके टीचर को अपनी पाठशाला में ले लिया, अपनी जो प्रचारक थी उसमें? तो उनका क्या हुआ देखते हैं कि क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहां बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी यह सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? बच्चों को किस तरह पढ़ाते थे? बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे? और अगर जाते थे तो ब्रिटिश शासन में उनका क्या हुआ? अपन यहां पर एक ग्रामीण पाठशाला देख सकते हैं, किस प्रकार एक झोंपा है, उसके पास में बैठे बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं। यह एक ग्रामीण पाठशाला है। यह फ्रांसवा सोलविन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिरी में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। जो फ्रांसवा साल्विन है वो 18वीं सदी में भारत आए थे और इन्होंने भारत के जो विभिन्न स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का जो दैनिक जीवन है उसके बारे में चित्र बनाए थे। उसमें ये एक पाठशाला का भी चित्र उन्होंने बना दिया। अब उन सब का क्या हुआ पाठशालाओं का? तो एक रिपोर्ट पढ़ते हैं, किसकी है? यह रिपोर्ट है विलियम एडम की। किसकी रिपोर्ट है? विलियम एडम की रिपोर्ट है। विलियम एडम क्या कहते हैं कि 1830 के दशक में, मतलब 1830 का दशक है, दशक मतलब 10 साल, 1830 का दशक मतलब 1830
21 से लेकर 30 तक मान लो। स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। 1830 में कौन आए? विलियम एडम आए, स्कॉटलैंड से आए, निकमे आदमी थे, वहां से आगे के बैठ के क्या करें, चलो घूमते। तो इन्होंने बंगाल और जो बिहार जिले हैं वहां पर घूमना शुरू किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। कंपनी ने कहा यार एडम तू घूम तो वैसे ही रहा है, एक कंपनी का काम कर दे छोटा मोटा। हाँ बोलो क्या करना है, कर दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करो, जो देसी स्कूलें हैं वहां पर शिक्षा की क्या प्रगति है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, जो छोटे छोटे पाठशाला हैं उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, उन पर तुम एक रिपोर्ट तैयार कर ले और फिर हमको सौंप दे, हम देखेंगे कि उनको आगे से चलाना है या बंद करना है। एडम ने जब एडम घुमा इधर उधर, उसने विभिन्न पाठशालाओं में, बंगाल में गया, बिहार में गया और लिखता गया कि फलानी स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है, ये बच्चों को शिक्षा देती जा रही है। अब हुआ क्या, जब एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं, मात्र 2, 4 या 10, 100 स्कूलें नहीं थी। उस समय बंगाल और बिहार में छोटी छोटी 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। बहुत छोटी छोटी पाठशालाएं होती थी। अब हो सकता है वो किसी गांव या शहर में होती होगी, लेकिन उस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था। तो सिर्फ बच्चे कितने आते, प्रत्येक पाठशाला में 20-20 बच्चे आते, 20 से ज्यादा तो किसी में आते ही नहीं। इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। अब 20 आए तो भी 1 लाख पाठशालाएं थी, बच्चे हो गए 20 लाख। ये पाठशालाएं संपन्न लोग या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। अब ये पाठशाला चलाने का खर्चा किसका था? कई बार तो जो संपन्न लोग थे, धनवान लोग थे, वो पाठशालाएं चलाते थे। और कई बार क्या होता, जो गुरु होते थे, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता था, वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए पाठशाला खोल देता, थोड़ी उसकी आमदनी हो जाती और बच्चों को क्या देता, शिक्षा देता। इस प्रकार की व्यवस्था थी। और उस समय की शिक्षा में क्या था, देखो बच्चों, उस समय की शिक्षा में क्या था, तो शिक्षा का तरीका काफी लचीला था, मतलब एकदम लचीला। आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। देख लीजिए, ना तो फीस निश्चित होती कि प्रत्येक बच्चे को इतने इतने देना था, गरीब होती तो गरीब होता है कम दे दे, ईमान थोड़ा धनवान है थोड़ी ज्यादा दे दे। किताबें छपी हुई नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से होती नहीं थी, कहीं पेड़ के नीचे या छपरा मार के बैठ जाते थे, बेंच और कुर्सियां होती नहीं थी। आज अपन बेंच के ऊपर बैठकर मजे से पढ़ते हैं, उस समय ये कुछ नहीं होता था। ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के लिए होते नहीं थे। बच्चों के ऐसे नहीं कि आज फलानी आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं, उसकी हाजिरी का कोई सिस्टम ही नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वर्ष में अपने 2 बार परीक्षा होती है, एक अर्धवार्षिक, वार्षिक, 3 बार टेस्टर, प्री बोर्डर, फलाना ढिंगड़ा, मतलब पूरे दिन टेस्ट चलते ही रहते हैं। उस समय पूरे वर्ष में कोई इम्तिहान परीक्षा नाम की चीज नहीं होती थी। पढ़ना है तो पढ़ो, परीक्षा कुछ नहीं। और नियमित समय सारणी की नहीं कि सुबह 7 बजते ही घंटी लग जाएगी, क्या 7:25 पे घंटी लग जाएगी भाई प्रार्थना की, बच्चों को 7:20 तक आ जाना है, 7:55 तक या 7:05 तक प्रार्थना पूरी करनी है, 1 बजे बच्चों को छुट्टी करनी है, 10 बजकर कुछ ऊपर मिनट पर रेस्ट करनी है। ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों का मूड होता तब थैला लेकर आराम से निकल पड़ता, और अगर आज तो अपना मूड नहीं, आज तो अपन हलवा खाएंगे, कहीं जाएंगे घूमेंगे, तो स्कूल बस बंद। यह सिस्टम था। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके मां बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि गरीब बच्चा भी पढ़े, अमीर भी पढ़े, शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो। इसीलिए जब एडम थे वो भारत के बंगाल और बिहार जिलों में घूमे, तो उनको पता चल गया कि यहां की व्यवस्था अलग अलग है। अमीरों से पैसा ज्यादा लिया जाता है, गरीबों को शिक्षा देने के लिए उनको कम पैसे में भी शिक्षा दी जाती है। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सबको क्या मिले, शिक्षा मिले। अब
शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। शिक्षा के लिए कोई किताबें कुछ नहीं होता था, मौखिक शिक्षा होती थी। जिन्होंने ग्रहण किया वो किया, बाकी ऊपर से गई। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। अब ऐसे नहीं है कि भाई चलो बाकी वाला इधर बैठो, ये इधर बैठो, ये इधर बैठो, अलग अलग कक्षाएं नहीं होती थी। सबको एक ही छाव में साथ में बैठाते और गुरुजी सबको साथ में ही पढ़ाते। कईयों को उच्च स्तर का ज्ञान देना होता, उनको थोड़ा सा अलग बैठाकर उच्च स्तर का ज्ञान दे देते, जो नए हैं उनको निम्न स्तर का ज्ञान दे देते। मतलब होती कुल मिलाकर कक्षा एक ही थी। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। एडम ने तो सोचा कि यार ये शिक्षा प्रणाली जो यहां पर चल रही है ये यहां के लिए अनुकूल है। क्यों? कि इसीलिए अनुकूल है कि जिस समय खेतों में धान की कटाई शुरू होती, स्कूली शिक्षाएं बंद, गुरुजी भी दराती लेकर फसल में, और बच्चे बच्चे गुरुजी से आगे। खरीफ की फसल की बुआई, बाजरी काटनी है, गुरुजी भी एकदम अंदर बाजरी के, और जो शिष्य है वो गुरुजी से भी आगे। इस प्रकार की व्यवस्था चलती थी। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा शुरू हो जाती। एकदम अनाज साफ सुथरा हो गया, बस सब फ्री, पाठशालाएं दोबारा स्टार्ट। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। जो साधारण काश्तकार थे, जिनके बच्चे उनके काम में हाथ बंटाते थे, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। क्योंकि जब काम की सीजन आती तो स्कूलें ही बंद हो जाती, वो बच्चे काम करते, जब काम की टाइम बंद हो जाता वापस स्कूलें शुरू हो जाती। अब एडम ने कहा यार व्यवस्था तो बहुत अच्छी है इनके लिए। तो फिर नई दिनचर्या और नए नियम। अब हुआ क्या, 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। जो 19वीं सदी के मध्य मतलब 1850 तक, तो 1850 तक तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा। मतलब मैं कहूं 12वीं के बाद की शिक्षा तक था कि कैसे शिक्षा प्रदान करनी है। तो उन्होंने जो स्थानीय पाठशालाएं थी जैसे चल रही थी वैसे चलने दी, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की। लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। अब कंपनी धीरे धीरे निम्न स्तर छोटे बच्चों तक आई। उन्होंने कहा यार इसमें सुधार तो लाना पड़ेगा। एक दिन स्कूल चलती है, 4 दिन बंद रहती है, फसल की कटाई आई, स्कूल बंद हो गई, गुरुजी भी काम पर, बच्चे भी काम पर, ऐसे शिक्षा थोड़ी ग्रहण होती है। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। अब वो चाहती थी कि पाठशाला है, जो विद्यालय है, उनको थोड़ा और अच्छा नियमित करो ताकि वो हमेशा चलती रहे। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। अब जो भी पंडित थे, जितने भी पंडित थे जो थोड़े बहुत जानकार थे, कंपनी ने पहले तो उन सबको क्या नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। प्रत्येक पंडित को कहा जाता हम आपको तनख्वाह देंगे, आपको सिर्फ एक विद्यालय नहीं चलना है, 4-5 विद्यालय चलाने। सुबह के टाइम या 7 से 10 बजे तक, 10 से वहां, फिर आगे वहां, फिर आगे वहां, दिन में 4-5 स्कूलों की देखरेख करनी है। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। जो प्रत्येक गुरु था उसको कहा गया देख ले, आज तक तूने जितने भी मजे कर लिए कर लिए, आज के बाद में प्रत्येक साल तू अपने स्कूल की जो प्रगति कितनी है, कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, कितने पढ़े कितने नहीं पढ़े, सारों की रिपोर्ट हमारे पास भेजेगा। और नियमित समय सारणी से पढ़ाना आया था तेरे को। ऐसे नहीं कि आज पढ़ाया 2 दिन बाद छुट्टी कर दी, ऐसे नहीं चलेगा। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। और प्रत्येक जो पाठशालाएं थी वहां तक अंग्रेज है वो पुस्तकें पहुंचाने लगे, कि ऐसे नहीं कि मुख से बोला जितना याद हुआ वो ठीक है, बाकी ऊपर से नहीं। सबके पास में पुस्तकें होगी और बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया इसके लिए परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षाओं में आए, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। और विद्यार्थियों को कहा गया स्कूल आना है तो हमेशा आओ,
नियमित रूप से कॉपी किताब साथ में लेके आओ, नियमित रूप से आपकी अपनी फीस है वो फीस दो, जहां पर आपकी सीट है वहां पर सीट पर बैठो, और जो भी अनुशासन के नियम है उन सब नियमों का क्या करो, पालन करो। अब नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगी। अब जो नए जो अंग्रेजों ने नियम बनाए थे उन नियमों पर जो पाठशालाएं चलने लगी उन सबके लिए सरकारी अनुदान मिले, सरकार की तरफ से उनको पैसे दिए जाने लगे स्कूलों को चलाने के लिए। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। अब कई पाठशालाएं जो कई गुरु थे मानते थे कि नहीं, हमारी जो पुरानी परंपरा है, आए राम गए राम वही परंपरा चलेगी, तो उनको किसी प्रकार की अंग्रेज सहायता नहीं देते थे। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। अब जिनको जो चाहते थे कि हम स्वतंत्र रूप से चलेंगे उनको सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता, तो धीरे धीरे ऐसी पाठशालाएं जो नियमों से नहीं चलती थी वो धीरे धीरे पिछड़ने लगी, और जो नियमों से चलने लगी वो ऊपर उठने लगी। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी और नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो उससे अनुशासनहीन माना जाता, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई इस व्यवस्था से गरीब किसानों के बच्चों को। पहले तो वो जो फसलों की कटाई होती, फसलों की कटाई करते, बाद में शिक्षा ग्रहण कर लेते। अब जो नई शिक्षा थी इसमें यह कहा गया कि बच्चों को हमेशा टाइम टू टाइम विद्यालय आना पड़ेगा। अब गरीब बच्चे तो कैसे आए, उनको तो जब खेती में कटाई हो, बुआई हो, अन्य काम हो तब अपने घर वालों का सहयोग करना पड़ता। तो धीरे धीरे गरीब बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा और वो स्कूल से विद्यालय से दूर हटने लगे। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। अब सिर्फ अंग्रेज ही भारत में नहीं सोच रहे थे कि शिक्षा को बढ़ावा दे, अब तक भारत में भी ऐसे कई जागरूक लोग हो गए जो भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। अब कई भारतीय लोग थे वो भी मानते थे कि भारत में जो पश्चिमी यूरोपीय ज्ञान है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि यूरोपीय ज्ञान अगर तुलना की जाए तो यूरोप कितना विकसित हो चुका है उस ज्ञान से, अगर वो ज्ञान अपने पास में आ जाए तो अपना तो विकास हो जाएगा। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें, कि आप शिक्षा पर क्या करो, ज्यादा पैसा खर्च करो। ये देखिए अरविंद घोष, एक चित्र है। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 के बॉम्बे यानी मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा था कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना। छात्र अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटे, इस प्रकार का भाव जागृत करो शिक्षा में। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहित्यिक कार्यों, साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इन्होंने कहा कि शिक्षा अंग्रेजी में मत प्रदान करो, शिक्षा बच्चों की जो अपनी स्थानीय भाषा है उस भाषा में प्रदान करो ताकि ये आसानी से ग्रहण कर सके। अरविंद ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे हैं वो अपने मूल के साथ जुड़े रहे, अपने संस्कृति के साथ में जुड़े रहे, इसके साथ साथ में जो यूरोपीय ज्ञान है उसको भी ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। उन्होंने ये भी कहा था जो आज के समय अपने व्यावसायिक शिक्षा चलती है, प्रत्येक स्कूल जो 12वीं तक है वहां पर बच्चों को व्यावसायिक ज्ञान दिया जाता है। सर्वप्रथम अरविंद घोष ने कहा था, अरविंद घोष का एक भाषण हुआ था 15 जनवरी 1908 को। उन्होंने कहा था कि बच्चों को हस्तकला सिखाई जाए, व्यावसायिक ज्ञान दिया जाए, क्योंकि अगर हो सकता है कि बीच में वो विद्यालय छोड़ दे तो कम से कम अपने पेट को तो पाल सके। तो जो व्यावसायिक शिक्षा सरकार आज लागू कर रही है उस व्यावसायिक शिक्षा के बारे में अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 में बंबई में अपने भाषण में ज्ञान इसके बारे में दे दिया था कि क्या करना चाहिए क्या
नहीं करना चाहिए। अब खर्च करें, इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इस तरह के लोगों में से थे। अब जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर थे वो मानते थे कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा ना दी जाए, भारतीय लोगों को भारतीय ज्ञान ही प्रदान किया जाए। फिर इन्होंने क्या तर्क दिया? इन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। एक तो अंग्रेजों के गुलाम है, अब अंग्रेजी शिक्षा और प्रदान की जा रही है, तो अंग्रेजी शिक्षा ने हमें क्या बना दिया है? गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव का भाव है वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। इन्होंने कहा कि जब यहाँ के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाएगी तो वो अंग्रेजी शिक्षा को उच्चता की दृष्टि से देखेंगे। वाह वाह यार, अंग्रेजी शिक्षा कितनी अच्छी है, मेरे को अंग्रेजी आती है और उसको अंग्रेजी आती है। तो अपनी जो स्थानीय संस्कृति है उसके प्रति जो सम्मान का भाव है वो तो इनका क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पाप पूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज है वो अंग्रेजी शिक्षा देकर भारतीयों को और गुलाम बनाना चाहते हैं कि उनकी अगर संस्कृति भारतीयों में आ गई तो भारतीय उनके दास हो जाएंगे, यह पाप पूर्ण है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे हैं। उन्होंने कहा अंग्रेज क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेज अपने देश के बारे में पढ़ा रहे हैं, अपना ज्ञान पढ़ा रहे हैं। जब वो अपना ज्ञान पढ़ाएंगे तो ऐसे लोग जो पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करते हैं, हो सकता है कि वो भारत में ब्रिटिश शासन को पसंद करने लग गए हैं। अब ऐसे लोग जो अंग्रेजी शिक्षा को पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो अंग्रेजों से आने वाली चीजों को पसंद करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो अब अंग्रेजी शासन को भारत में पसंद करने लगे हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन रहना चाहिए। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठता और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करें। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। जब राष्ट्रीय आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने, उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों के अंदर प्रतिष्ठा का भाव होना चाहिए, स्वाभिमान का भाव होना चाहिए। और वो भाव कब पैदा होगा? जब वो अपने स्थानीय ज्ञान के बारे में, अपनी स्थानीय संस्कृति के बारे में ज्ञान ग्रहण करेंगे। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत को भारतीय शिक्षा दो, भारतीय भाषाओं में ज्ञान दो। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय लोगों को क्या बना दिया है? अपाहिज बना दिया। अपाहिज मतलब लूला लंगड़ा कर दिया है। भारतीय लोग अपने पेड़ों पर खड़े नहीं हो पा रहे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर करके। और भारतीय लोग जो अपने संस्कृति से जुड़े हुए थे, अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें अपनी संस्कृति से भी काट लिया है। और अब भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके अपनी ही भूमि पर, अपनी जहां पर ये रहते थे उस चीज का ज्ञान होना चाहिए, वहां से ये अब अजनबी बन गए हैं। इनको अब दूसरे देशों का ज्ञान होने लगा है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। जो लोग विदेशी भाषा बोलते हैं, स्थानीय संस्कृति से, यहाँ की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, भाषा है, उसे घृणा करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे अंग्रेजी शिक्षित भारतीय है वो अपनी जनता से जुड़ने के तरीके भूल चुके हैं। अब वो भारतीयों को कभी ऊपर नहीं ला सकते। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी ज्ञान तो किताबें दे रही है, पढ़ो और लिखो, पढ़ो लिखो। जब अपने यहाँ तो मौखिक ज्ञान दी जाती थी, उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि किताबें तो पढ़ाई जाती है, लेकिन उनके जीवन में क्या अनुभव होने चाहिए, उनका जो व्यवहारिक ज्ञान है, स्थानीय शिक्षा है, वो नहीं दी जाती। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। उन्होंने कहा कि एक बच्चा पढ़ता है, लिख लेता है, हाँ बच्चा वो साक्षर हो गया, कोई चीज लिखी हुई है उसको पढ़ लेगा और कोई चीज लिख लेगा।
लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ये भी साक्षरता नहीं है, इसके साथ साथ में बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार के बारे में कि ये फलानी चीज कैसे चल रही है, ये कूलर कैसे चल रहा है, पंखा कैसे चल रहा है, फोन कैसे चल रहा है, इसका निर्माण कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी होना चाहिए। अगर ये सब जानकारी नहीं है तो वो शिक्षा नहीं है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। अब बच्चों को इस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा चाहिए तो उनके अपने हाथों से काम करना पड़ेगा, अपने हाथों से चीजें बनानी पड़ेगी, तब वो व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों ही विकसित होंगे। वो कहते हैं कि इससे यहाँ के लोगों का एक तो मस्तिष्क है वो विकसित होगा और जो समझने की क्षमता है वो भी विकसित होगी। यह सही है कि अपन जब कोई काम अपने हाथों से करते हैं तो कभी उसी काम को भूलते नहीं है, वो हमेशा याद रहता है। यह चीज महात्मा गांधी ने बहुत साल पहले कह दी थी। यहां पर अपन देख सकते हैं कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए 1940 में ये इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं। तो इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। अपने अगली तीसरी क्लास में अपन लगभग इस पार्ट को पूर्ण कर लेंगे। आज अपना वीडियो काफी, वैसे भी क्लास है वो लंबी हो चुकी है। आप इस क्लास को 1-2 बार देखिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।